निशाने हिंद की ताकत दिखाने का समय आया, हिमालय की नई सरहद बनाने का समय आया, हिमालय की नई सरहद बनाने का समय आया। मेरा नाम जसवीर सिंह है, लेकिन कविता का जो तखल्लुस होता है, जैसे कविता का नाम कहते हैं, वो मेरा नाम हलधर है। हर दुखी व्यक्ति के जो दुखद भाव हैं वो एक होते हैं। आम इंसान के भी, कभी भी आम इंसान है, जो उन दुखद भावों को शब्द रूप में समाज के सामने परोस दे वो कवि है। जो उन भावों को सुने और उनसे प्रभावित हो, आंदोलित हो जाए। ये दुनिया के जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो सब कवियों ने शब्द दिए हैं और पब्लिक ने उनको, जनमानस ने उसका स्वागत किया है। मैं मूल रूप से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, लेकिन अब यहाँ पिछले 30 सालों से देहरादून में रहता हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हूँ और कवि के रूप में मेरी एक पहचान है। मेरी 6 से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं, 3 साझा संकलन और 3 मेरे निजी अपने प्रकाशित हो चुके हैं। बचपन तो हमारा एक गांव में, जो छोटे से किसान के यहाँ पैदा हुए, गांव में ही बचपन बीता है। और मेरा तो क्या, मैं तो अप टू ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन भी गांव से ही किया है। हमारे गांव के पास एक गांव में ही डिग्री कॉलेज था, बहुत पुराना कॉलेज है, अंग्रेजों के ज़माने का, अमर सिंह कृषि विद्यालय, अमर सिंह कृषि महाविद्यालय के नाम से। वो सन 48 से पीजी क्लासेस, पोस्ट ग्रेजुएशन कराते हैं एग्रीकल्चर में विशेषकर। तो मैं तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है वहाँ से। तो गांव से ही जाना, वहीं रहना, फिर गांव वापस जाना। तो मैंने तो ग्रेजुएशन ही गांव से किया है। मैंने शहर ग्रेजुएट होने के बाद ही देखा, जब मैं मेरठ, मैंने एमए में एडमिशन लिया समाजशास्त्र में, तो उसके बाद मैं गाँव में ही रहा हूँ ग्रेजुएशन तक। छोटे से किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ। बचपन जैसे गांव में किसान के बच्चों का होता है, ऐसे ही चला है बचपन में। कुश्ती, कबड्डी, ये सारे जो हम लोगों के पुराने जो खेल हैं वो सभी खेले हैं। क्रिकेट में मैंने बल्ला भी नहीं पकड़ के देखा आज तक। कविता मन में बचपन से ही, कविताएं पढ़ते हुए अच्छा लगता था। उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई मुँह भी धो लो, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो ये इस तरह की कविताएं पढ़ते पढ़ते एक जो रुचि जागृत हो गई कविता में। उसके बाद क्या होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोक गायन के नाम पे एक रागनी चलती हैं। रागनियाँ आपने देखा होगा, बहुत सी यूट्यूब पर पड़े रहते हैं। तो इसी तरह का कल्चर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। रागनी, लोकगीत के नाम पर रागनी बहुत चलती है हमारी तरफ। तो रागनी गाने का चस्का पड़ गया बचपन में। तो उस वक्त सामाजिक मान मर्यादा के हिसाब से इस काम को अच्छा काम नहीं मानते थे। तो इस चक्कर में 1-2 बार डांट भी पड़ी, पिटाई भी हुई कि ये तो रागनी गवैया बन जाएगा, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे। तो वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर में, उससे थोड़ा सा हट गए। पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी लग गई। तो कविता रही, वो अंदर ही द्वंद्व में रही। कभी मन करा तो कुछ टूटी फूटी 2-4 पंक्तियाँ लिख ली। फिर सर्विस लग गई, गोपेश्वर पोस्टिंग हुआ पहला, चमोली में। तो वहाँ 2 साल नौकरी के बाद फिर यहाँ देहरादून आए। तो फिर कभी मन हुआ, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी 2-4 पंक्तियाँ लिख ली टूटी फूटी। तो वो कुछ बड़ी कविताएं, कुछ छोटी कविताएं इकट्ठी होती रही डायरी में, लेकिन वो डायरी में ही मर जाती कविताएं। फिर हमारा संपर्क हुआ, हमारे एक मित्र हैं श्रीकांत श्री, उनसे, उनको हमने डायरी दिखाई। तो उन्होंने कहा कि भाई मंच का कभी तो बाद, मंच पे तो जाना बाद की बात है, पहले तो आपकी डायरी में एक पूरी की पूरी किताब छुपी है। इसे आप प्रोसेस करके प्रॉपर अच्छी कविताएं निकाल के इसे किताब को छपवाओ। तो तब ये शंखनाद नाम की किताब, जो आपने देखी है, आपके
पास है, मैंने दी आपको। तो तब ये शंखनाद निकल के आई। नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग पूर्वोत्तर हिंदी समिति, हिंदी का सम्मेलन होता है, बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, लगभग 200-400 साहित्यकार इकट्ठे होते हैं सभी क्षेत्रों से, कहानीकार भी होते हैं, उपन्यासकार भी होते हैं, कवि भी होते हैं सभी। तो वहाँ भी एक पुरस्कार मिला हुआ है, वहाँ के तत्कालीन गवर्नर द्वारा सम्मान दिया गया था वो। छायावाद की कवियों को मैंने कम पढ़ा है। मेरी कविता प्रगतिवाद से शुरू होती है, यानी मैं दिनकर जी से शुरू होता हूँ। अगर सीधे शब्दों में कहें, मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी से शुरू होता हूँ और पंडित श्याम नारायण पांडे पे साहित्यकारों में रुक जाता हूँ। उसके बाद मैं अनुसरण करता हूँ, तो फिर वहाँ से हरिओम पंवार शुरू हो जाते हैं। फिर वो पीढ़ी हरिओम पंवार जी की शुरू हो जाती है और उसकी दूसरी पीढ़ी मेरे सामने है। तीसरी पीढ़ी भी आपने देखी होगी, और कई बच्चे हैं हमारे यहाँ गढ़वाल में आजकल, उनका कई अनुसरण कर रहे हैं। अच्छे कवि हैं बच्चे, एक अवनीश मलासी है, अच्छी कविता करते हैं, वो हमारी तीसरी पीढ़ी है। एक उन्हीं के परम शिष्य हमारे मित्र हैं श्रीकांत श्री, अच्छे कवि हैं वो भी। ये सब उसी स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए कवि हैं। तो क्योंकि श्रृंगार पढ़ेंगे हम तो फिर वीर रस नहीं लिख सकते, इन दोनों में विरोधाभास होता है। करुणा और ओज ये मित्र होते हैं आपस में। अगर कोई व्यक्ति दयावान नहीं है तो वो कभी योद्धा नहीं हो सकता, वो व्याभिचारी हो सकता है। उल्टे सीधे काम करने वाला भले ही समाज में दिखे कि बहुत एकड़ आदमी है, लेकिन वो कभी योद्धा या वीर नहीं हो सकता जिसके अंदर दया नहीं है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओज की कविता निकल के ही तब आएगी जब आपके अंदर दया का भावना होगी, दया का फील होगा, तभी ओज का फील आ सकता है। ये दोनों एक ही जगह से पलते पनपते हैं। ओज की कवियों ने तो अपने राजाओं के साथ तलवार बजाई और कविताएं भी लिखी हैं। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ते थे युद्ध में, वो योद्धा भी थे कवि होने के साथ साथ। पृथ्वीराज चौहान उन्हें अपना सगा भाई मानते थे, वो दत्तक पुत्र थे बेसिकली। पृथ्वीराज चौहान जी के पिताजी ने ही उन्हें पाला है। चंद्र बरदाई को मेले में भटक गए थे तो वो वहां से ले आए थे, चलो मेरे बच्चे के साथ खेलने को एक बच्चा मिल जाएगा। तो दोनों साथ ही पले, महलों में ही पले हैं, राजशाही तरीके से ही पले। दोनों भाई भाई माने जाते थे जिन लोगों को पता नहीं, चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान। तो वीर रस इन दोनों में थोड़ा सा विरोधाभास है। हालांकि कविता का राजा, काव्य का राजा श्रृंगार ही माना जाता है। रस, श्रृंगार रस ही कविता का राजा माना गया है। उसके और बहुत से कारण हैं, लेकिन फिर भी ओज दूसरे नंबर पे है। तो ओज की कविता का अपना अलग महत्व होता है। वो समाज को झकझोरती है, वो दुलराती नहीं है, गलत बातों को, तथ्यों को नहीं छुपाती है वो। अगर कोई व्यक्ति हिंदी से एमए है तो कविता लिखना उसके लिए कोई खास काम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने हिंदी पढ़ी ही नहीं कभी, मतलब एक विषय विशेष के रूप में सिर्फ इंटर तक सामान्य हिंदी पढ़ी है और बीएससी एग्रीकल्चर किया है, उसके बाद सोशियोलॉजी से एमए किया हो और उसके बाद एलआईसी में नौकरी की हो, अगर वो कविता लिखता है तो वो कुछ विशेष कर रहा है। अगर कोई इंजीनियर कविता लिख रहा है तो वो विशेष, वो नैसर्गिक कविता है उसकी। अगर कोई डॉक्टर कविता लिखता है तो उसकी कविता नैसर्गिक है। अगर कोई हिंदी का प्रकांड पंडित पीएचडी हिंदी में करके जिसने हजारों कवियों को पढ़ा है, वो कविता लिख रहा है, कौन सी नया काम कर रहा है वो तो सिंथेटिक दूध जब चाहे तब बना ले। लेकिन ये जो कविताएं होती हैं, भले वो टूटी फूटी सी लगे, किसी इंजीनियर की कविता, किसी डॉक्टर की कविता या जसवीर सिंह हल्दर जैसे किसी कवि की कविता, लेकिन वो नैसर्गिक कविता निकलेगी। या तो निकलेगी नहीं, निकलेगी तो कविता नैसर्गिक होगी, प्राकृतिक होगी, वो उसको अंदर से निकलेगी, वो सिंथेटिक नहीं होगा उसमें कुछ। एक कविता मैंने 99 में लिखी, वो इसमें छपी हुई है। कारगिल युद्ध, जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैं बड़ा बेचैन हुआ। हमारे किसी दूर दराज की रिश्तेदारी में एक घटना हुई, शहीद हुआ एक बंदा, तो उससे मन व्यथित था। तो वो
वेदना पलती रही महीनों। उसके बाद फिर कविता जन्म लेती है कि उत्तुंग करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा था। जब कुछ लोग, एक दो रिश्तेदार थे जो वापस भी आए जब युद्ध समाप्त हुआ, तो बताते थे भाई क्या हुआ कैसे हुआ। तो उसी का एक चित्र खींचा दिमाग में और फिर लिखने की कोशिश की कि उत्तुंग करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा था, दुश्मन जिंदा ना बच जाए, बस ये अभियान हमारा था। अब उस वक्त का परिवेश, आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे तब, हुए होंगे तो बहुत छोटे होंगे। उस वक्त अटल जी की सरकार थी। अटल जी एक तरफ से तो बस में जा रहे, नवाज शरीफ और अटल जी इस चक्कर में थे कि ये किसी तरह मतलब एक संबंध अच्छे हों। दूसरा जो था मुशर्रफ, वो दूसरा काम कर रहा था। तो यहाँ से देखिए कविता शुरू होती है कि मैत्री यात्रा की बस में दुश्मन मेरे घर में घुस बैठे, मेरे वीर अटल मक्कार मुशर्रफ के झांसे में फंस बैठे। सरकारी गहमा गहमी में यूं समय बीतता चला गया, नापाक पड़ोसी के हाथों भारत महान फिर चला गया। जब सेना को भनक लगी, शत्रु ने सरहद पार किया, कि चोटी पर जगह बना बैठा और चौकी पर अधिकार किया। तब सेना को फरमान मिला, अब मारो इस पाखंडी को, मद्रास सोनित की पिला पिला खुश करो काल रण चंडी को। ये वीर रस के कवियों पे ही होते हैं शब्द, और कोई इस्तेमाल नहीं करता इस तरह के शब्दों को। हमें ये शब्द विरासत में मिलते हैं पुराने कवियों से। हमने हजारों कविताएं पढ़ी हुई हैं पुराने कवियों की, जो वीर रस के पुरोधा माने जाते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, पंडित श्याम नारायण पांडे हैं, जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी थी। मंच का हर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कार्यक्रम हो मंच का, वो हमेशा रिमार्केबल होता है। कोई भी कभी नहीं भूलता, चाहे वो 500 मंच पढ़ चुका हो या 100 मंच पढ़ चुका हो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई फिल्म का कलाकार, चाहे वो 600 फिल्मों में काम कर चुका हो, अपनी किसी भी फिल्म को, चाहे वो कम चली हो या ज़्यादा चली हो, नहीं भूलेगा। ऐसी वही स्थिति कवियों की है। कवि के लिए उसका मंच का हर कार्यक्रम महत्वपूर्ण होता है और वो उसके मन में हमेशा रहता है। चाहे उसकी अच्छी यादें हों, खट्टी यादें हों, मीठी यादें हों, लेकिन वो रहती हैं। मेरी अपनी कलम चौथी जगह चलती ही नहीं है। किसान, जवान और तिरंगा, मैंने आज तक इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। उसमें चाहे 4 किताबों में छप जाए वो, चाहे 40 किताबें छपे, मिलेगा सब में वही कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए। 4 पंक्तियां कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए। और लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भाल पर, उन शहीदों का सदा सम्मान होना चाहिए, उन शहीदों का सदा सम्मान होना चाहिए। इस तरह की अपने पास कविता है, इसी प्रकार की, मतलब यही तेवर है, यही कलेवर है अपनी कविताओं का। होता क्या है कि जो हम लिखते हैं अंदर से आती है तो वो हमें याद बहुत जल्दी हो जाती हैं। ऐसा नहीं सारी कविताएं याद है, 3 किताबों में तो 150-200 कविताएं होंगी, सारी याद नहीं रहती। जो कंटेम्प्रेरी समकालिक चलती रहती हैं वो दिमाग में आती रहती है, नई आती रहती है, पुरानी डिटेल होती रहती हैं। और मुझे 100-150 से ज़्यादा कविताएं याद होंगी, लेकिन 100 के 100 ऐसे नहीं है। किसी कवि सम्मेलन में जाऊँगा तो वहाँ जो तत्कालिक रेस्पॉन्स होगा, हमें लगेगा यार ये कविता पढ़नी चाहिए, यहाँ ये माहौल है। शहीदों पर कोई कार्यक्रम है तो वहाँ हमारे पास कुछ कविताएं मान लो ऐसी हैं कि जो शहीदों से संबंधित है। कुछ कविताएं हमारे यहाँ ऐसी हैं, हमारे पास ऐसी हैं कि जो दूसरे होती है। मान लो बेटी दिवस पर कोई कविता है तो मेरे पास एक ऐसी बेटियों के लिए ऐसी कविता है कि उसमें कुछ लोग रोने भी लगते हैं। माँ मुझे कोख में मत मारो, जीवन भर होगा पछताना, भ्रूण हत्या पे कविता है वो। सुन लो मेरी दारुण पुकार, मुझको धरती पर है आना। उस भ्रूण परीक्षण केंद्र में जा, तूने जो जांच कराई है, ये बड़ी बात भारी मन से जो पापा को बतलाई है। पापा तो हैं भोले भाले, तेरे ही मन में काला है, बेटे के चक्कर में मैया लगता तू ही पगलाई है। बेटे के चक्कर में मैया लगता तू ही पगलाई है।
मुझे ईश्वर का प्रसाद मान अपनी गोदी में आने दे। बेटे की खातिर जिसके दर तेरा अक्सर आना जाना, माँ मुझे कोख में मत मारे, जीवन भर होगा पछताना, जीवन भर होगा पछताना। इस कलेवरी की कविताएं होती हैं। तो कहीं मान लो बेटियों पर कार्यक्रम है तो वहाँ ऐसी कविताएं पढ़ेंगे, कहीं शहीदों पर कार्यक्रम है तो वहाँ ऐसी कविताएं पढ़ेंगे। शहीदों पर कार्यक्रम है कि थोड़ा सा घायल हुआ, युद्ध का ट्रायल हुआ, देख तेरे लाडले ने किया है कमाल माँ। सीमा पर गोली चली, खून भरी होली चली, रणचंडी घूम रही लिए थी कपाल माँ। कसम तूने खिलाई मैंने वो पूरी निभाई, लक्ष्य को तो भेद दिया वक्ष हुआ लाल माँ। और सिंगनी का पूत हूं मैं, भारती का दूत हूं मैं, देख तेरा लाल बना वैरियों का काल माँ, देख तेरा लाल बना वैरियों का काल माँ। तो वहाँ दूसरा क्लेवर होगा, दूसरा होगा। छोटी मोटी एक आध दो कविताएं वैसी भी रखनी पड़ती हैं, कहीं मान लो वैसी हल्के फुल्के प्रोग्राम हैं तो कि जहाँ इस तरह की कविताएं नहीं चलेंगी। मान लो कोई वैसा ही कोई कार्यक्रम है, मौज मस्ती टाइप का, वहाँ लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ अब वीर रस के कवि तो लोग भाग जाएंगे, वो आए अपना एंटरटेन होने, पता लगा उनका बीपी बढ़ रहा है किसी का। तो हमारे कविता तो बीपी बढ़ाने वाली होती है, या तो रुलाएगी या बीपी बढ़ाएगी, या तो उसमें करुणा होगी, दारुण होगा, दुख होगा, या उसमें ओज होगा, ओज की पराकाष्ठा होगी, टैंक तोपों की बातें होंगी, लाशों के ढेर होंगे। हमारी कविता वो होगी। तो कुछ ऐसी रखनी पड़ती है, एक दो कविताएं वैसी अपना हल्की फुल्की काम चलाने के लिए कि बड़ा रंगीन मौसम है, कभी तो ख्वाब में आओ। मतलब कल्पना है कवि की कि वो हकीकत में तो मिलनी नहीं है उसको। कि बड़ा रंगीन मौसम है, कभी तो ख्वाब में आओ, तुम्हारी याद पूर्णम है, कभी तो ख्वाब में आओ। अब दोनों जगह अप्लाई होती है चीज़। या तो मान लो किसी के साथी की मृत्यु हो गई हो, या किसी का साथी दूर चला गया हो। अब देखिए अगली पंक्ति में, उसमें आपको कविता दृष्टि मिलेगी कविता की कि तुम्हारे गेसुओं की बू, गेसु माने बाल, कि तुम्हारे गेसुओं की बू मुझे अब भी सताती है, तुम्हारे गेसुओं की बू मुझे अब भी सताती है, बुढ़ापा हो गया बरहम, कभी तो ख्वाब में आओ। बरहम माने छिन्न होना, छिन्न भिन्न होना, डिस्टर्ब होना, कि बुढ़ापा हो गया बरहम, कभी तो ख्वाब में आओ, तुम्हारी याद है पूर्णम, कभी तो ख्वाब में आओ। शब्द पे सबका बराबर अधिकार है, और आपको शब्दकोश तभी बढ़ेगा जब पुराने कवियों को पढ़ेंगे आप। भाई बिल्कुल ऐसे ही जैसे कनस्तर है, कनस्तर में आप तेल डालो या कोई भी तरल डालो, पानी डालो, वो अपने आप उसमें से बहने लगेगा जब वो भर जाएगा अंदर से। तो अपने आप कलम उठाने के लिए मजबूर हो जाओगे, आपके सर में दर्द होने लगेगा, इतना पढ़ो कि आप लिखने के लिए मजबूर हो जाओ, क्योंकि आपका कनस्तर भर चुका है। ये दिमाग रूपी जो कनस्तर है जब भर जाएगा तो वो शब्द अपने आप आपके फिर शैली में आएंगे निकल के। हर व्यक्ति की अलग शैली होती है, चाहे आपने किसी भी छंद में पढ़ा हो या मुक्त छंद में पढ़ा हो, आपने हजारों कविताएं पढ़ी हैं, तो वो आपकी खोपड़ी में दड़दड़ाएंगी, आपकी खोपड़ी को परेशान करेंगी, तब वो कविता निकल के अपने आप आएगी। कि सियासत की जमातों से खुली तकरार है मेरी, जो मैं कह रहा था ना कभी किसी का सगा नहीं होता, कि सियासत की जमातों से खुली तकरार है मेरी, और लहू लहू मेरा सियाही है, कलम तलवार है मेरी। अब पुजारी और मुल्ले, अब पुराना जायका बदलो, पुजारी और मुल्ले, अब पुराना जायका बदलो, तिरंगा हार है मेरा, वही दस्तार है मेरी, दस्तार माने पगड़ी, कि धरा का मान बढ़ता है, गगन की शान बढ़ती है, और तिरंगे में लिपटकर जिंदगी परवान चढ़ती है।
तरसते हैं लोग कि हम तिरंगे में, तिरंगा हमारा कफन बने। बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है, या तो सैनिक को मिलता है, या कोई राष्ट्रीय पद पे हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह के पद पे हो, उनको तिरंगा मिलता है, नहीं तो सब सफेद चद्दर में जाते हैं। कि तिरंगे में लिपटकर जिंदगी परवान चढ़ती है, लगी हों गोलियां कितनी, भले हों घाव सीने पर, शहादत ही किसी भी मुल्क की पहचान गढ़ती है। कोई भी मुल्क स्वतंत्र तभी रह सकता है जब उस देश का, उस मुल्क का नागरिक अपनी जान कुर्बान अपने मुल्क पर करने को तैयार हो। कि भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ बेटे भी तो हारा था। भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ योद्धा भी तो हारा था। थर थर कांपी मेरी छाती जब भाई अंगन उतारा था। यानी रिश्ते मेरा भाई लगता हो, भतीजा लगता हो, जब वो आता है और जब वो कैफिन को उतारते हैं तब क्या स्थिति होती है कि थर थर कांपी मेरी छाती जब योद्धा आंगन उतारा था। उस भीषण युद्ध विभीषिका में हमने भी लाल गंवाए हैं। कुछ ऐसे वीर बांकुरे थे जो कांधे पे घर आए। मां अपनी छाती पीट पीट सर मार रही थी धरती पर। अक्सर मुझे रुमाल निकालना पड़ता मंच पे जब मैं एक कविता पढ़ता हूं। वो जब चित्र घूमता है मेरी आंखों में कि मां अपनी छाती पीट पीट सर मार रही थी धरती पर, पत्नी भी होश गंवा बैठी गिर पड़ी पति की अर्थी पर। बाप अक्सर धीरे धीरे रोता है। बापू धीरे से बिलख रहे। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, राजू शब्द लिया है मैंने, जैसे निकनेम होते हैं घर के बच्चों के, तो उसका नाम मैंने काल्प नाम है, एक नाम दिया उसको कि बापू धीरे से सुबक रहे। अब राजू मेरा रूठ गया, भाई फफक फफक रोया, अब बाजू मेरा टूट गया। आंगन में अर्थी रखी देख, एक पंक्ति में कविता है बहुत बड़ी समझने वालों के लिए, और मैं उसी भाषा में उसको गाऊंगा कि आंगन में अर्थी रखी देख, दो शब्द गगन में डोल रहे, बिटिया तुतला कर पूछ रही मेरे पापा क्यों नहीं बोल रहे। बेटी की करुण पुकारें सुन, बेटी की करुण पुकारें सुन, बच्ची की करुण पुकारें सुन, टूटा नभ से एक तारा था उत्तुंग। भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ बेटे भी तो हारा था। ये कैसी जीत हुई हलधर। युद्ध क्या था, विड्रॉल था, कुछ जीता थोड़ा ही। 750-500 कुछ सैनिक शहीद हो गए, वह अपना घर खाली कराने को युद्ध जीतना कहते हैं क्या। ये कैसी जीत हुई हलधर, सोनित सस्ते में बहा दिया। तभी 8-10 दिन और हो जाता काम तो पीओ के हाथ आ जाता, मतलब वो पोजीशन आ गई थी। ये कैसी जीत हुई हलधर, सोनित सस्ते में बहा दिया, पीओ के हासिल करने का फिर मौका हमने गंवा दिया। अब इस सरकार से प्रश्न है कि आदेश मांगती थी फौजें, आदेश मांगती थी फौजें आगे बढ़ने को घाटी में, हम अवसर फेर गंवा बैठे समझौतों की परिपाटी में। यदि लोह फैसला ले लेते, 13 पार्टियों की सरकार थी, अटल जी मजबूर थे, आगे बढ़ने का फैसला नहीं ले पाए। कि यदि लोह फैसला ले लेते, यदि अटल फैसला ले लेते, यहां अटल के 2 अर्थ निकलेंगे, कविता है इसमें। यदि अटल फैसला ले लेते, यदि अटल फैसला ले लेते तो पूरा कश्मीर हमारा था। भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ बेटे भी तो हारा था। थर थर कांपी मेरी छाती जब योद्धा आंगन उतारा था। तो ये मेरी सबसे प्रिय रचना, और इस रचना ने मुझे पूरे देश में पहचान दिलवाई है। ये 2 पार्ट कर दे, मैंने बड़ी कविता थी तो बड़ी कविता पूरी मंच पे पढ़ी नहीं जाती, तो मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए। एक इसका करुणा का हिस्सा, करुण रस का जो हिस्सा है, और एक इसका जो वहाँ का जो चित्र है आंखों देखा, वो वीर रस का, ओज का पार्ट इसका लगा। इसकी 2 कविता बना दी मैंने इसकी। तो मैं कभी इसे पढ़ देता हूँ आदि, कभी उसे पढ़ देता हूँ, क्योंकि बड़ी कविताएं बहुत समय लेती हैं। इतना समय 8-10, 12 कभी होते हैं 5-7-10 मिनट का टाइम मिलता है, 1-2 मुक्तक सुक्तक पढ़ने होते हैं, तो फिर उतना सब बड़ी कविताएं नहीं चल पाती। ये